हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.4 में क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। अब लास्ट वीडियो मैंने आपको 11 से 14th क्वेश्चन करवाए थे। अब उसमें बेसिकली हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को ही फाइंड किया था। अब उससे पहले की वीडियो में हमने फर्स्ट से लेके 10 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जिसमें हमने जनरल सॉल्यूशन को फाइंड किया था। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, अब ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज में हमारे पास ऐसा पहला क्वेश्चन है। बट अगर आपने मेरे से एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं तो आपको पता है ऐसी ही एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 12th और 13th। अब इनमें भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनरल सॉल्यूशन की ही बात की गई है। देखो, जनरल या पर्टिकुलर कोई भी हो सकता है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश, मतलब dy बाई dx इज इक्वल टू ex sin x। मतलब हमें किसी कर्व की इक्वेशन को फाइंड करना है। अब आपको पता है किसी भी कर्व की जो इक्वेशन होती है वो x या y की फॉर्म में होती है, ठीक है। हुज डिफरेंशियल, जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब जिसमें डेरिवेटिव है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब डेरिवेटिव से हमें सिंपल इक्वेशन में जाना है, मतलब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। लेट y डैश का मतलब क्या होता है, dy बाई dx। आपको पता है y डबल डैश डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये मैंने लिख ली। अब आपको पता है इसको हमें सॉल्व करना है, तो वेरिएबल्स को सेपरेट करने की कोशिश करते सबसे पहले। तो मैं dx को उधर लेके जाऊंगा। अब जैसे ही मैं dx को उधर लेके गया तो ये सारा फंक्शन x में हो गया, ये सारा फंक्शन y में हो गया। मतलब हमारे जो वेरिएबल है वो सेपरेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप लिख दो बाय वेरिएबल सेपरेशन। तो बाय वेरिएबल सेपरेशन से हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है जी। तो मुझे इंटीग्रेट करना है dy को, अब मुझे इंटीग्रेट करना है ex sin x को, ठीक है। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन मुझे आती है। अब दूसरा क्वेश्चन कि इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास वही मैपिंग। अब हमारी मैपिंग क्या कहती है कि इसमें एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों फंक्शन है, मतलब ये नॉन अलजेब्रिक है। एंगल चेक करो x, इसका एंगल x, लीनियर फंक्शन है। क्या ये इंटीग्रेबल हो रहे हैं? हमारे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। साइन का डेरिवेटिव cos, ex का डेरिवेटिव ex, मतलब डेरिवेटिव से भी हमारी बात नहीं बन रही। देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और स्पेशल इंटीग्रल, ठीक है। अब वैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा इस पर, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस पर हम आइलेट मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। बट ये एक्चुअल में ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर भी ये एक स्पेशल इंटीग्रल है। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। पहले ऐसा करते हैं, आपको याद होगा, देखो मैं बता ही देता, चलो पहले बता ही देता हूँ। ये मैंने स्पेशल टाइप करके लिखा हुआ है इंटीग्रेशन में, जिन्होंने इंटीग्रेशन मेरे से पढ़ी है उनको पता है। अब ये ना एक्चुअल में स्पेशल टाइप क्यों बोलते हैं कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ साइन हो या जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कॉस हो, तो ये कभी भी मतलब इकट्ठे आ जाएं तो ये स्पेशल टाइप से सॉल्व होते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बट एक्चुअल में क्या होता है कि इनका साइकिल चलता रहता है। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है और ये कभी ख़त्म नहीं होता। तो इसको ख़त्म करने के लिए इसको हमें आई सपोज करके सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसको इंटीग्रेट करना है ना। आपको पता है कि ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो आपको पता है आइलेट में t पहले आएगा, e बाद में आएगा। मतलब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। आप यहाँ पर लिख भी दो आइलेट, ठीक है। मैं आइलेट यूज़ करने वाला हूँ, ठीक। तो चलो एक स्टेप और कर देता हूँ। dy sin x को पहले लिख लो, ex को बाद में, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको हमें आइलेट से करना है और आइलेट के अंदर भी एक स्पेशल टाइप है। अब इसको ना नंबर 1 दे दो। अब इसको अलग से लिख लो, लेट i इज इक्वल टू साइन x ex इंटीग्रेशन, मतलब dx। अब देखो आइलेट क्या कहता है, फर्स्ट मतलब इंटीग्रेशन पार्ट्स क्या कहता है, फंक्शन एज इट इज़ ex की इंटीग्रेशन माइनस
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, देन होल की इंटीग्रेशन। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू साइन एक्स। अब ई एक्स की इंटीग्रेशन आपको पता है ई एक्स ही होती है माइनस, अब साइन एंगल का डेरिवेटिव आपको पता है, मैंने आपको हमेशा ऐसे ही बताया है, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कौन है एक्स, वो कितना होगा 1। तो ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर कॉस एक्स और ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि साइन से हम कॉस में जाएंगे, अब कॉस से फिर से साइन में जाएंगे, ये हमारा साइकिल कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको आई से सॉल्व किया। तो आई इज इक्वल टू साइन एक्स ई एक्स। अब देखो फिर से ये नॉन अलजेब्रिक है, एंगल लीनियर है, कुछ नहीं कर सकते, डेरिवेटिव कॉस का नहीं बन रहा, ई एक्स का डेरिवेटिव ये नहीं बन रहा, इंटीग्रेशन में पार्ट से करेंगे। तो अगेन ये फर्स्ट फंक्शन है, अगेन ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तो मतलब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, अगेन ये हमारा सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो एक बार जो हमने किया यहाँ पर दोबारा से करेंगे, यहाँ ब्रैकेट डाल लिया करो कि यहाँ माइनस है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ई एक्स की इंटीग्रेशन, सेकंड की फर्स्ट का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव, देन सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर होल की इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो i इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई एक्स माइनस यहाँ पर कॉस एक्स, ई एक्स की इंटीग्रेशन अगेन ई एक्स माइनस, अब आपको पता है कॉस एंगल का डेरिवेटिव, वो भी बता देता हूँ, वैसे तो आपको सभी को पता होगा, माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कौन है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस साइन एक्स, ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स। तो i इज इक्वल टू साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स ई एक्स डी एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखो, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था फिर से वहीं पर वापस आ गए। ठीक है, तो यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में मैच कर रही है, इसको आप नंबर 2 दे दो। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज आई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी है अब आई प्लस आई, यहाँ पर आप लिख दो यूजिंग 2। अब इस माइनस को भी आप अंदर ले जाओ, साइन एक्स, देखो ये सारी इंटीग्रेशन की ही प्रैक्टिस है आपकी, ये भी इम्पॉर्टेंट टाइप है माइनस आई, तो माइनस को मैं अंदर ले गया, इस आई को आप इधर ले आओ, आई प्लस आई इज इक्वल टू साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स। तो विच एम्प्लाइज 2i इज इक्वल टू साइन एक्स, या ऐसा करो ई एक्स को ना कॉमन ले लो, तो मैंने कॉमन ले लिया, तो विच एम्प्लाइज i इज इक्वल टू ई एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिख दो प्लस C2। ठीक है, तो मैंने i की वैल्यू इसके इक्वल थी, अब i की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास सॉल्व करके, इतनी, तो पुट इन 1, तो विच एम्प्लाइज dy इज इक्वल टू ई एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस C2। अब आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन y प्लस C1 इज इक्वल टू ई एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस C2। अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ऐसा करते हैं, C1 को उधर लेके जाते हैं, हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, तो y इज इक्वल टू ई एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस C2 माइनस C1। आपको पता है ये हमेशा इस तरह से हम इसको कंबाइन करते हैं,
तो विच एम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू ई एक्स बाई टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, वेयर सी इज इक्वल टू C2 माइनस C1। अब ये जो हमारा आंसर है ये जर्नल सोल्यूशन का है, बट इसमें हमें एक लाइन और कही गई थी जिसके मैंने को बोला था कि हम बाद में बात करेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व। अब ये इक्वेशन ऑफ कर्व हमने निकाल ली विच पासिस थ्रू 0,0। ये जो कर्व की इक्वेशन है ये 0,0 से पास कर रही है, और जब भी कोई कर्व किसी पॉइंट से पास करती है तो उस पॉइंट को हम उस कर्व पर लाई करवा सकते हैं। तो सिंस गिवन कर्व passing through 0,0, therefore x is equal to 0 and y is equal to 0। ठीक है, put in 3, इसको आप नंबर 3 दे दो। तो which implies y की जगह पर 0, e 0, sin 0, cos 0 प्लस c। तो विच एम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू, किसी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर कितना आएगा 1। अब आपको पता है कि साइन 0 कितना होता है 0, कॉस 0 कितना होता है 1 प्लस c। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -1/2 प्लस c, इसको 0 से किया 0, -1/2 प्लस c, विच एम्प्लाइज c इज इक्वल टू 1/2। तो c की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1/2। तो पुट इन 3, तो 3 में वापस से फिल कर दो। विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू ई एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1/2। अब इसका आप एलसीएम ले लो, 2 ही आएगा, क्योंकि देखो ये जो हमारा आंसर है ना ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। बट अगर आपको एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है ताकि हमें प्रूव दैट में दिक्कत ना आए, तो इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो 2 एलसीएम आ गया, इसको आप उधर ले जाओ। 2y इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1। अब इस 1 को भी आप इधर ले जाओ। 2y माइनस 1 ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। देखो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट ई एक्स साइन एक्स था। तो जब हमने इंटीग्रेट करना चाहा तो मुझे पता लगा कि इसको इंटीग्रेट में पार्ट से करना है। अब उसके अंदर भी स्पेशल टाइप थी, क्योंकि साइन एक्स का और कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ आते हैं तो हम इंटीग्रेट में पार्ट्स लगाते हैं, और जब भी हम इंटीग्रेट में पार्ट्स लगाएंगे ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस। तो इसलिए मैंने इसको आई सपोज किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास मतलब जर्नल सोल्यूशन जो है हमारा आ गया। बट क्योंकि हमारी गिवन कर्व 0 0 से पास हो रही थी तो मैंने एक्स वाई को 0 0 फिल कर दिया, और वहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, उसको फिल किया और हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 16th की बात कर लेते हैं। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2 फाइंड द सोल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी 15th क्वेश्चन के जैसा ही है। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द सोल्यूशन कर्व। सोल्यूशन कर्व का मतलब हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, मतलब सोल्यूशन का मतलब हमें इसका जर्नल सोल्यूशन फाइंड करना है, और यहाँ पर पॉइंट भी दिया गया है। मतलब ये अब मैं आपको बता सकता हूँ ये पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए कंडीशंस हैं, क्योंकि ये कर्व पास कर रही है 1, -1 से, जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में था। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2। ठीक है, तो पहली बार हमेशा यही कोशिश करेंगे कि क्या इनके जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक है, एक्स वाई डी वाई, हमेशा ना डी एक्स को एक बार उधर लेके जाया करो, फिर आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी टर्म्स मुझे शिफ्ट करनी है। अब देखो ये सारी टर्म एक्स में है, ये एक्स में, ये वाई में है ना, इसको उधर लेके जा सकता हूँ, इस एक्स को मैं इधर लेके आ सकता हूँ। तो मतलब ये वेरिएबल सेपरेशन से हो सकता है। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स डी एक्स।
तो राइट हैंड साइड में सारा फंक्शन x में, लेफ्ट हैंड साइड में सारा फंक्शन y में, तो मतलब ये वेरिएबल सेपरेशन से मतलब हमने सेपरेट कर लिए। तो बाय वेरिएबल सेपरेशन, ठीक है, तो मैंने बाय वेरिएबल सेपरेशन यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो y अपॉन वाई प्लस 2 डी वाई को x प्लस 2 अपॉन x डी एक्स को। अब देखो ये दोनों ऑलमोस्ट देखने में सेम लग रहे हैं, बट इनको सॉल्व करने के प्रोसीजर में बहुत चेंज है। देखो अब पहले इसकी बात करते हैं। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ पहले। वैसे तो बहुत सिली सी मिस्टेक है। अब आपको पता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में हम इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब कुछ बच्चे ना इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। ये डिनोमिनेटर में इसको मैं ऐसे न्यूमिनेटर के साथ मतलब कि अलग अलग लिख सकता हूँ, बट इसको ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो कट हो जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। मतलब इसकी इंटीग्रेशन का तो हमें कोई इतना टेंशन नहीं है, ये हो जाएगी। बात करते हैं इसकी। अब फिर से हम यहाँ पर फंस गए कि इसको इंटीग्रेट कैसे करें, क्योंकि सेपरेट तो नहीं कर पाएंगे। अब हमारी मैपिंग काम आएगी। हमारी मैपिंग क्या कहती है कि ये मतलब सब कुछ पॉलिनोमियल है इन y में, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो डिग्री चेक करेंगे। ऊपर डिग्री 1 है, नीचे भी 1 है, तो डिग्री क्या है, सेम। देन ट्राई टू कॉपी डिनोमिनेटर, ये पहले लिखा हुआ है, देखो मैंने। हम डिनोमिनेटर को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। अब कॉपी से मेरा मतलब है जो डिनोमिनेटर में है वैसा ही लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे +2 -2, ठीक है। तो इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया, डिवाइड बाय y + 2। तो मैंने डिनोमिनेटर को कॉपी करने की कोशिश की है। यहाँ पर रह गया 1 dx और 2/x dx, इसको मैंने सेपरेट कर लिया। इन दोनों की इंटीग्रेशन तो हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही डिनोमिनेटर कॉपी कर लिया तो y + 2 इसको अलग से, ये जस्ट आपके लिए स्टेप्स कर रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हो। 1 की इंटीग्रेशन x, 2 बाहर, यहाँ पर कितना रह गया 1/x dx। अब फिर से देखो ये आपस में कट, ठीक है। तो मेरे पास बेसिकली कितना रह गया 1 dy, सेपरेट कर दो, 2 को बाहर लिख लो, 1 अपॉन y + 2 dy = x + 2। अब 1/x की इंटीग्रेशन log mod x + c2, इसको अब c2 लिख लो, ठीक है। आपको पता है x का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, ठीक है। अगेन 1 की इंटीग्रेशन यहाँ पर y - 2। अब इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है, मैंने आपको अभी बताया कि 1/x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, log mod x, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। तो सेम वे से अगर हम y + 2 का देखें डेरिवेटिव, y + 2 का डेरिवेटिव कितना होगा, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू y करूँ, 1 + 0 मतलब 1, तो इसका डेरिवेटिव भी ऊपर पड़ा है। तो log mod y + 2 + c1 = x + 2 log mod x + c2, ठीक है। तो मतलब हमने सॉल्व तो कर लिया इसको। अब जस्ट आंसर को कंपाइल करना है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो जैसा कि आपको पता है कि हमें आंसर को कंपाइल करना है, तो इस c1 को आप उधर ले जाओ, ठीक है। c1 को आप उधर ले जाओ, x + 2 log mod x + c2 - c1। अब आपको पता है इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, c, ठीक है। तो which implies y - 2 log mod y + 2 x + 2 log mod x + c, where c = c2 - c1, ठीक है। अब ये हमारा जनरल सोल्यूशन है। अब फिर से जो बात लिखी क्वेश्चन में कि सिंस गिवन कर्व passes through,
यहाँ पर लिखा गया है कि सोल्यूशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट, तो जस्ट थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की गई है, बट उससे हमारे कोई क्वेश्चन के सॉल्व करने के प्रोसीजर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंस गिवन कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट, जस्ट देख लो कौन सा है पॉइंट, है हमारा 1, -1, ठीक है। तो x को 1, पहला पॉइंट x होता है, दूसरा -1, पुट n, हमने कोई नंबर तो नहीं दिया अभी तक, ठीक है, तो इसको नंबर 1 दे दो, पुट इन 1, ठीक है। तो x को 1, y को -1, ठीक है, y को -1 -2 log mod -1 + 2, x को 1 2 log mod x को 1 + c, ठीक है। तो -1 -2 2 - 1 log 1, अब 1 एक पॉजिटिव नंबर तो मैंने मॉडुलस हटा दिया, 2 log, अब 1 का मॉडुलस 1 ही रहेगा, ठीक है। अब आपको पता है log 1 कितना होता है 0, तो -1 -2 × 0, 1 + 2 × 0 + c, तो which implies -1 1 + c, तो which implies c की वैल्यू कितनी आ गई -2, ठीक है। तो पुट इन अगेन 1, तो 1 में पुट करते हैं, तो y -2 log mod y + 2 x + 2 log mod x प्लस, सॉरी चलो -2 मैंने ऐसे लिख दिया, c की वैल्यू -2। अब ये जो हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, बट अभी भी हमारा जो आंसर है वो एनसीईआरटी के आंसर से मैच नहीं हो रहा, तो एनसीईआरटी के आंसर से मैच करेंगे, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है, उन्होंने ना लॉग वाली टर्म्स को इकट्ठा किया है। अब आप कुछ बच्चे हो सकता है कि उनके दिमाग में आए सर आपने यहाँ पर क्यों नहीं किया, आप दोबारा से यहाँ पर क्यों कर रहे हो। देखो मैं पहले कोई भी क्वेश्चन को नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व करता हूँ, ताकि आपको बस हर क्वेश्चन में सेम लगे कि हाँ हमें यही स्टेप्स करने हैं। अब इसके बाद हम एफर्ट्स करते हैं ताकि हमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में या एनसीईआरटी से आंसर को मैच करना हो, तब हम उसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है, इस x को वो इधर लेके आए हैं y - x, और log वाली टर्म्स को उन्होंने इकट्ठा कर लिया, +2 log mod y + 2 -2। अब देखो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, यहाँ मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा, log की प्रॉपर्टी आपको पता है x की पावर m को मैं लिख सकता हूँ m log x, तो ये वाली प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो इस ऐसा करो, इस -2 को भी इधर ले आओ, क्योंकि एनसीईआरटी के आंसर में -2 भी इधर ही है, ठीक है। तो इसको आप लिख लो log x का होल स्क्वायर log y + 2 का होल स्क्वायर। अब मैंने मॉडुलस हटा दिए क्योंकि x स्क्वायर है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी स्क्वायर है, तो इसलिए मैंने इसका मॉडुलस हटा दिया। अब log a + log b = log ab, तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो y - x + 2 = log a × b, चलो ऐसा कर लो। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। देखो नॉर्मल क्वेश्चन था, जस्ट हमने मतलब y/y + 2 था, x + 2/x था, जस्ट y/y + 2 पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने क्या किया, मैपिंग की हेल्प ली। मैपिंग ने हमें बताया कि ट्राई टू कॉपी डिनोमिनेटर, मैंने +2 - 2 किया, सेपरेट किया और इंटीग्रेट किया, और हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की बात कर लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2 गिवन दैट एन एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब कुछ बच्चे तो स्टेटमेंट देख के ही डर जाएंगे इसकी। देखो एज सच इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आप ये मान के चलो कि एक रिडल की तरह, एक पहेली की तरह है कि हमें, देखो लास्ट जो क्वेश्चन हमने दोनों किए हैं वो भी स्टेटमेंट की तरह ही थे। देखो सबसे पहले हमने फर्स्ट से लेके हमने जितने भी 14 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं,
डायरेक्टली हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, हमें उसका सोल्यूशन फाइंड करना था। अब जो हमने 15th 16th क्वेश्चन जो किए हैं, अब उनमें जस्ट थोड़ी सी लैंग्वेज उन्होंने ऐड कर दी, फाइंड इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू हुज डिफरेंशियल इक्वेशन। वहाँ पर भी हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डायरेक्टली हमें दी हुई थी और हमें बेसिकली इक्वेशन ही फाइंड करनी थी, मतलब हमें जनरल सोल्यूशन या पर्टिकुलर सोल्यूशन ही फाइंड करना था। अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, अब इसमें हमें इक्वेशन तो फाइंड करनी है, बट यहाँ पर कहीं पर भी आपको लगेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन तो लिखी नहीं है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ है, डिफरेंशियल इक्वेशन इन्हीं के बीच में लिखी गई है। अब जिन बच्चों ने मेरे से एग्जांपल्स पढ़ी हैं इस एक्सरसाइज की, उनको पता है एग्जांपल नंबर 13 भी कुछ ऐसी ही थी। अब उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड, जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ दी स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। अगर मैं आपको कहूँ कि ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप बोलोगे, अगर तो आपने एग्जांपल देखी है तो आपको पता है, अगर आपने नहीं देखी तो आपको लगेगा कि सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे है। तो जस्ट आपके लिए, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, तो मैं जस्ट आपके लिए थोड़ा सा आपको डेरिवेटिव्स के बेसिक में लेके जाना चाहता हूँ। अब ये आपका डेरिवेटिव का बेसिक, जिसमें मैंने आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करवाई थी, जिसमें मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट एनी पॉइंट पी इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट पी। मतलब अगर हम किसी भी, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि अगर हम किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो वो अगर हम उसको डेरिवेटिव को, देखो इसका मतलब क्या है कि अगर हम डेरिवेटिव को ज्योमेट्रिकली, वैसे तो आपको पता है कि डेरिवेटिव का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, बट अगर हम डेरिवेटिव को ज्योमेट्रिकली देखें तो वो बेसिकली हमें एक यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है उस पॉइंट पे। तो यही यहाँ पर लिखा गया स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसकी मैं बात कर रहा था। तो वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको सिर्फ यहाँ पर आपको समझाने के लिए, आपके नोट्स के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंस डेरिवेटिव at any point gives us unique slope of tangent at that point, ठीक है, at that point। therefore स्लोप ऑफ टेंजेंट को मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स। अब ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, आप इसको लिखना चाहो तो क्वेश्चन में लिख लेना, अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब इसका मतलब पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि सारा जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो यहीं पर है। द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट हो उसका y कोऑर्डिनेट मतलब y इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि प्रोडक्ट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एंड y कोऑर्डिनेट, इसकी मैंने प्रोडक्ट कर दी, इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो बेसिकली हमें ये दिया गया है, ये आपकी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हमें इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा की तरह dx को उधर ले जाओ। अब बाय चांस है कि ये पूरी x में है और ये पूरी y में है, मतलब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। यहाँ पर आप लिख भी दो बाय वेरिएबल सेपरेशन, बाय वेरिएबल सेपरेशन मैंने इनको सेपरेट कर लिया। तो अब अगर हमने सेपरेट कर लिया, अगर हमने इसको सेपरेट कर लिया तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस जस्ट इसको समझने में थोड़ा टाइम लग गया हमें। देखो इसकी इंटेंशन मुझे दिख ही रहा है कि बहुत इजी है, आप खुद बोलोगे सर यस बहुत इजी है। इसकी इंटीग्रेशन आएगी y की वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c2। तो जस्ट आंसर को कंबाइन कर देते हैं।
C2 माइनस C1। अब आपको पता है कि इसको मैं क्या लिखूँगा, C, तो विच एम्प्लाइज वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C, यहाँ प्लस नहीं आएगा, इज इक्वल टू आएगा, मैं करेक्ट कर देता हूँ, वेयर C इज इक्वल टू C2 माइनस C1। ठीक है जी, अब इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C। अब इसको हम, क्योंकि हमें इसको मतलब ये जनरल सोल्यूशन है, बट ये जो कर्व है ये 0,-2 से पास हो रही है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है कि हमारी जो कर्व है वो पास कर रही है 0,-2 से, देयरफॉर x को हम 0, y को -2, पुट इन 1, तो इसको 1 में पुट कर लो, तो y की जगह पर -2, x की जगह पर 0 प्लस C, तो 4/2, 0 अपॉन समथिंग 0 प्लस C। अब ये आपस में कट हो गया, तो विच एम्प्लाइज C की वैल्यू कितनी आ गई, 2, पुट इन 1, तो y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। अब ये जो हमारा आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट है, बट अगर आपको इसको NCERT से एग्जैक्टली मैच करना है तो आप क्या करो, y स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो इसका एलसीएम लो, तो वो कितना आएगा, 2 इज इक्वल टू 2, विच एम्प्लाइज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 को उधर ले जाओ 4। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में डिफरेंट बात बस ये थी कि इसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन नहीं थी, तो वो हमें खुद से लिखनी थी। क्वेश्चन बहुत ईजी था, यहाँ पर लिखा गया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट। अब आपको पता है कि स्लोप ऑफ डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर हमें क्या रहता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है, dy/dx, उसको मैंने y से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू x के रखा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया था। अब उसके बाद तो आपको पता आपका प्रोसीजर नॉर्मल सा प्रोसीजर है, सेपरेट किया, इंटीग्रेट किया, और हमारे पास जो हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की बात कर लेते हैं। एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, अब यहाँ पर भी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये जो वर्ड है यही इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, ठीक है, तो उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट -4, -3, फाइंड इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासिस थ्रू -2, 1। अब देखो स्टूडेंट्स, ये भी ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है कि यहाँ पर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट में कुछ दिया गया है और हमें इक्वेशन फाइंड करनी है कर्व की जो -2, 1 से पास हो रही है, मतलब हमें यहाँ पर पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो फाइंड करना है। अब फिर से वही बात कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कहाँ पर है। अब मैंने आपको बताया कि ये लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही हमें खुद डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, वहाँ पर कुछ ऐसा था। अब यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बताया गया हमें, यहाँ पर थोड़ा सा हमें और उलझाने की कोशिश की गई है। जैसा कि आपको पता है कि अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट को जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव dy/dx, तो इन्होंने हमें और उलझाने की कोशिश की है। देखो मैं आपको थोड़ा सा रफ में समझाना चाहता हूँ पहले डायग्राम को, ठीक है। ये मैं एग्जाम में नहीं बनानी, जस्ट आपके नॉलेज के लिए। एट एनी पॉइंट x, y, मान लो ये कर्व पर कोई भी पॉइंट है, ये कर्व पर कोई भी पॉइंट है x, y, द स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस पॉइंट पे जो स्लोप है, इस पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है हमारी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इस पॉइंट पे इज ट्वाइस, यहाँ पर ये लिखा गया है ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स है। स्लोप किसके 2 टाइम्स है, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, एक और कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का एक पार्ट, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू दी पॉइंट, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जहाँ पर स्लोप हमने बनाई है x, y, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, -4, -3, ये कहीं भी हो सकता है। मतलब इस लाइन की जो भी स्लोप होगी और इस लाइन की जो भी स्लोप है,
इनमें आपस में क्या रिलेशन है कि ये इसकी स्लोप इसका 2 टाइम्स है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसी डायग्राम को एक बार मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, ताकि आप जब बाद में मतलब नोट्स देखोगे तो आपको खुद से पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इसकी डायग्राम क्या है। ये बनानी जरूरी नहीं है, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब देखो, ये मैंने जस्ट डायग्राम आपके लिए बनाई है कि ये कोई कर्व है, ये ग्रीन में क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये रेड कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो आपको बताया जस्ट आपके नोट्स के लिए, देखो ये आपको डायग्राम में नहीं बनानी, ये जस्ट आपके नोट्स के लिए। मैंने आपको बहुत बार बोला है, नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि कहीं से भी कुछ भी उठा के उस PDF फॉर्म में उठा के उसको कॉपी कर लिया, ऐसा नहीं होता। नोट्स वो होते हैं जो आप मेरी कही हुई बात या किसी भी और से जो भी सीखी है उसको अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, तो वो नोट्स होते हैं, ताकि जब भी आप उसको दोबारा से पढ़ते हो तो आपको याद आ जाता है कि किसी भी टीचर ने आपको इस पॉइंट के बारे में कैसे समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, सिंस, ये भी आपकी नॉलेज के लिए है, इसको आपको क्वेश्चन में नहीं लिखना। सिंस डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट गिव्स अस यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट, therefore slope of tangent is equal to dy by dx। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको मतलब लास्ट क्वेश्चन में भी कर चुका हूँ और एग्जाम्पल में भी कर चुका हूँ कि डेरिवेटिव हमें यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। तो डेरिवेटिव का स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है, dy by dx। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy by dx इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, किसका 2 टाइम्स, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट मतलब इस लाइन सेगमेंट की स्लोप के इक्वल है, जो XY पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब x, y और -4, 3 को मिल के लाइन सेगमेंट बन रहा है, जो इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसकी ट्वाइस है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB, मतलब जो यहाँ पर लिखा गया था उसको मैंने आपको इजी वे में यहाँ पर लिख के बता दिया। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लिया कि dy by dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्लोप को मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ tan थीटा, और स्लोप की एक ये भी होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो हम स्लोप को ऐसे निकाल सकते हैं, तो वही हम यहाँ पर करेंगे। तो सिंस आपका जो A पॉइंट है वो कितना है x, y, B पॉइंट कितना है -4, -3, ठीक है। तो स्लोप मतलब m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये x2 y2 है, ये x1 y1 है। ये कम्प्लीटली आपकी मर्जी, आप जिसको मर्जी x2 y2 x1 y1 लिख सकते हो, ठीक है। तो इज इक्वल टू, तो आपको पता है यहाँ पर कितना आएगा, y2 मतलब -3, y1 मतलब y, x2 मतलब -4, x1 मतलब x। थोड़ा सा इसका सॉल्व कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लो, अंदर 3 + y, माइनस कॉमन ले लो 4 + x। अब क्लियरली ये आपस में कट हो गए, ठीक है। तो यानी कि हमारी जो स्लोप है कितनी आ गई, y + 3 x + 4, ठीक है। तो ये आप वहाँ पर सॉल्व करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, ये जल्दी जल्दी में मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, आप वहाँ पर जल्दी जल्दी में भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, पुट इन 1, इसको आप 1 नंबर दे दो। तो dy by dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स y + 3 x + 4। अब ये है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अभी तक हमने जितने भी एफर्ट्स किए हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन को ढूंढने के लिए किए हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल गई है, आपको पता है पहली बार में हम वेरिएबल्स को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। 2 × y + 3 अपॉन x + 4 dx, तो मैं dx को उधर ले गया।
अब देखो ये x में है, ये x में है, अगर मैं इस y वाली टर्म को उधर ले जाऊं तो मेरे वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। तो विच इम्प्लाइज dy अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 dx अपॉन x प्लस 4। तो राइट हैंड साइड में x है, लेफ्ट हैंड साइड में y है, मतलब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर लिख दो बाय वेरिएबल सेपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके बाद क्या, कौन सा स्टेप होता है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो इसकी इंटीग्रेशन वैसे हमारे लिए बहुत ईजी है। तो इसको कैसे लिखेंगे, डी वाई अपॉन वाई प्लस 3, 2 को बाहर ही लिख लो, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 4। अब यहाँ पर फिर से वही फंडा मैंने आपको हमेशा बताया है कि 1/x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, लॉग मॉड x प्लस c, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर होता है। अब y प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना होगा, 1। y प्लस 3 को अगर आप डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू y तो कितना आएगा, 1। सेम वे से अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 4 को डेरिवेटिव करोगे तो कितना डेरिवेटिव आएगा, 1। मतलब दोनों के डेरिवेटिव ऊपर पड़े हैं, विच इम्प्लाइज लॉग मॉड y प्लस 3 प्लस c1, 2 को बाहर रहने दो, लॉग मॉड x प्लस 4 प्लस c2। तो हमेशा की तरह आंसर को थोड़ा सा कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। इस कांस्टेंट को आप उधर ले जाओ तो c2 माइनस c1। अब आपको बताया इसको हम क्या लिखेंगे, हमेशा की तरह c। तो विच इम्प्लाइज लॉग मॉड y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 लॉग मॉड x प्लस 4 प्लस c। ठीक है, तो वेयर c इज इक्वल टू c2 माइनस c1। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन है। बट उन्होंने बोला था कि उस इक्वेशन ऑफ कर्व को फाइंड करो गिवन दैट इट पासिस थ्रू -2,1। तो सिंस इट पासिस थ्रू, ऐसे लिखो, इट पासिस थ्रू कितना पॉइंट है, -2,1, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 1, पुट इन 2, इसको आप नंबर 2 दे दो। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज लॉग y की जगह पर 1, 2 लॉग x की जगह पर -2 प्लस c। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, log 4, 1 प्लस 3 4, मैंने मॉड को हटा दिया क्योंकि 4 एक पॉजिटिव नंबर है। तो 2 लॉग, यहाँ पर कितना का 4 माइनस 2, 2 मॉड को हटा दिया क्योंकि 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर। अब वैसे तो इसका आप आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो कि c की वैल्यू इतनी आ गई, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अगर यहाँ पर मैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करूँ, अगर मैं यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी ये वाली यूज़ करूँ तो मेरा जो आंसर है वो c का बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे, देखो log 4, इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 की पावर 2, इस प्रॉपर्टी से ये 2 ऊपर चला गया, प्लस c, विच इम्प्लाइज log 4 इज इक्वल टू log 4 प्लस c, विच इम्प्लाइज c इज इक्वल टू log 4 माइनस log 4, दैट मीन्स 0, विच इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू आ गई, पुट इन 2। तो 2 हमारी क्या थी, अब देखो ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। ठीक है, तो अगर इसमें मैं c की वैल्यू 0 फिल करूं तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमारा आंसर छोड़ सकते हैं, बट अभी भी हमारा आंसर एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पर छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करूँगा लॉग की। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस प्रॉपर्टी से कि जो आगे है वो ऊपर पावर में चला गया। ठीक है, तो अगर वो पावर में चला गया तो इसका मैंने मॉडुलस भी हटा दिया। यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि मैंने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको पता है कि अगर मैं लॉग को उधर लेके जाऊँ तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, e log x प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि लॉग उधर जाके e में कन्वर्ट हो जाएगा, e और लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास कितना आएगा, y प्लस 3 का मॉडुलस इज इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो विच एम्प्लाइज x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 3 का मॉडुलस। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से
मैच कर रहा है। अब कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि सर पीछे x+4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y+3 है, वहाँ पर मॉडुलस नहीं है। बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर मॉडुलस आएगा। देखो जो मॉडुलस हट सकता है उसको मैंने खुद से ही पहले हटा दिया। देखो x+4 का मॉडुलस था बट स्क्वायर के कारण मैंने हटा दिया, बट इसका मैं मॉडुलस हटा नहीं सकता, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। अब पीछे y+3 लिखा है तो इसमें वैसे कोई भी दिक्कत नहीं है, ये हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। इसमें मुश्किल बात क्या थी कि इसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में इसमें क्या लिखा गया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम जानते हैं कि dy/dx। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट में उन्होंने हमें बोला था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है इज ट्वाइस, देखो मैं आपको रफ में बता देता हूं, इज ट्वाइस दी स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड -4, -3। मतलब ये जो हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये इस लाइन की स्लोप की ट्वाइस है, ठीक है। और इसकी हमें स्लोप फाइंड करनी आती है y2 - y1 x2 - x1। तो हमारे पास कुछ ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी। अब इसको मैंने वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व किया, इंटीग्रेट किया और हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 19th की बात कर लेते हैं। अब इसकी भी जो स्टेटमेंट है वो बड़ी है, बट जब आप इसका कैलकुलेशन पार्ट देखोगे ना उसमें इंटीग्रेशन बहुत इजी लेवल की होती है। जब आप लास्ट क्वेश्चंस भी देख लो, इसमें सबसे इन क्वेश्चंस में सबसे बड़ी बात बस यही है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आना चाहिए। द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। अब इसका मतलब क्या है? स्फेरिकल आपको पता है, सफ़ियर मतलब 3D में इसको तो हम सर्कल बोलते हैं ना। अगर हम एक बॉल को देखें तो बॉल एक सफ़ियर है, ठीक है। तो बैलून है, स्फेरिकल बैलून है, ठीक है। वो राउंड शेप में एक बैलून है। बीइंग इन्फ्लेटेड मतलब उसमें हवा भरी जा रही है, मतलब उसमें हम हवा फिल कर रहे हैं। चेंजेस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, अब उसका जो मतलब कि बैलून अगर हम उसमें हवा भरेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना, तो वही बोल रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस हो रहा है एट ए कांस्टेंट रेट। अब इसका मतलब क्या है कांस्टेंट रेट का? इसका मतलब ये है कि जो भी हम उसमें हवा भर रहे हैं वो एक कांस्टेंट रेट में भर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले हवा ज़्यादा भर दी फिर अगले थोड़े से टाइम के लिए कम भर दी फिर ज़्यादा भर दी, ऐसा नहीं है। उसमें एक ही रफ्तार से एक ही स्पीड से उसमें हवा जा रही है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इफ़ इनिशियली इट्स रेडियस इज़ 3, मान लो इसकी रेडियस स्टार्टिंग में 3 है। अब उसमें मैंने हवा मैं फिल करता गया आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद अब उसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी? 6, मतलब बड़ा हो गया। ऑब्वियसली बात है उसमें मैंने हवा फिल की है। तो पूछ रहे हैं फाइंड रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर t सेकेंड्स। तो बैलून की t सेकेंड्स बाद रेडियस कितनी होगी ये हमें पूछा गया। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मतलब इसको हमें डिफरेंशियल इक्वेशन से ही करना है। आपके माइंड में कभी भी ये नहीं आना चाहिए। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों हमें इसको मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको जनरल सोल्यूशन का फाइंड करना है। देखो बेसिकली ना हमें देखो रेडियस चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर हम रेडियस और टाइम में रिलेशन निकाल पाएँ, अगर हम रेडियस और टाइम में रिलेशन निकाल पाएँ तो मैं बता दूंगा क्यों। देखो कि वैसे तो अगर मैं आपको ऊपर से बताना चाहूँ, मुझे नहीं पता कि स्टार्टिंग में रेडियस स्टार्टिंग में टाइम देखो 0 है तो रेडियस 3 थी, 3 सेकंड बाद उसमें मतलब कि जो रेडियस है वो डबल होगी। ऐसे करके हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमें r और t में एक रिलेशन चाहिए। अगर ये हमें मिल जाता है तो मतलब हमारा जो काम है वो बन जाएगा, ठीक है। अब रिलेशन निकालने के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन तो पता होनी चाहिए। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कहाँ से आ गई? तो देखो आपको पता है ये सिर्फ आपके नोट्स के लिए है। इसका मतलब क्या होता है? y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या मतलब है कि dy/dx का मतलब क्या होता है? y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? क्वेश्चन में क्या लिखा गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, ठीक है। अब ऐसा करो, मैंने ओ ज़्यादा डाल दिया, चलो इसको आप चलो बाद में लिखता हूँ। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून चेंजेस एट कांस्टेंट रेट, ठीक है। अब
देखो यहाँ पर ये लिखा गया है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट। ऐसा करो, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम मतलब v। अब वॉल्यूम किससे चेंज हो रहा है, देखो वॉल्यूम किससे चेंज हो रहा है, मैं जितनी देर उसमें हवा भरूंगा उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता जाएगा। यहाँ पर लिखा भी है t सेकेंड्स, मतलब टाइम की बात हो रही है। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास dv/dt की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर हमारे पास dv/dt, क्योंकि v वॉल्यूम इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों ऐसा मैंने क्यों लिखा, मुझे कहाँ से पता लगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेडियस पहले 3 थी, उसमें मैंने हवा फिल की, 3 सेकेंड बाद यहाँ पर हवा उन्होंने हमें टाइम से बताया कि 3 सेकेंड बाद उन्होंने नोट किया कि उसका जो रेडियस है वो 6 हो गया, मतलब वॉल्यूम जो है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, उसका आंसर भी यहीं पर लिखा गया है, एट ए कांस्टेंट रेट। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि कांस्टेंट रेट का मतलब क्या है कि इसमें जो मतलब वॉल्यूम टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट चेंज हो रहा है। कांस्टेंट चेंज का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि उसमें मैंने पहले ज़्यादा हवा भर दी, पहले 2 सेकंड के लिए, फिर 1 सेकंड के लिए उसमें कम हवा भरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लो मैंने 3 सेकंड लगाए उसको 3 से 6 बनाने के लिए, तो मैंने तीनों सेकंड्स में बराबर हवा भरी, मतलब एक कांस्टेंट रेट पे ये चेंज कर रहा है वॉल्यूम। ऐसा नहीं है कि पहले सेकंड के लिए और रफ्तार है, फिर और डिफरेंस है, फिर और डिफरेंस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक कांस्टेंट रेट पे चेंज कर रहा है, मतलब इज इक्वल टू के, मतलब ये जो हमारी रेट है dv/dt, ये क्या है, एक कांस्टेंट। आई होप आपको इतना तो समझ आया होगा। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो वॉल्यूम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो एक कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है, तो मैंने इसको k लिखा। अब ऐसा करते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मान के चलो कि ये dy/dx है, तो मैंने दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, इधर सारा t में है, इधर सारा v में। ये k क्या है, एक कांस्टेंट है, इसकी हमें कोई भी चिंता नहीं है। यहाँ पर आप लिख भी देना बाय वेरिएबल सेपरेशन। इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो मुझे इंटीग्रेशन करनी है dv की, मुझे इंटीग्रेशन करनी है k dt की। अब आपको पता है इन दोनों की इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, k तो कांस्टेंट है, इससे डरना ही नहीं है हमें। तो इसकी इंटीग्रेशन v + c1, इसकी इंटीग्रेशन t + c2। तो आंसर को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, c2 - c1। अब आपको पता है v = kt + c, वेयर c = c2 - c1, मतलब इसको मैंने कंपाइल कर लिया। ठीक है, अब जो हमें आंसर करना है उसको करने की कोशिश करते हैं। ये तो एक जनरल सोल्यूशन है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें r और t के बीच में रिलेशन चाहिए, यहाँ पर तो v और t के बीच में रिलेशन आ रहा है, v और t, k और c तो कांस्टेंट है हमारे, ठीक है, v और t में रिलेशन आ रहा है, तो इससे कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है नाउ, ये आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 4/3 πr³। अगर आपको नहीं पता तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। अब इसको आप नंबर 1 दे दो, तो पुट इन 1। अब इससे हमारे पास ज़्यादा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। इससे हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा r और t में, ठीक है। r और t में रिलेशन तो आ गया, बट ये k और c फालतू में है। अब यहाँ पर फिर से हमारे पास फिर से वही कंडीशंस काम आएंगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनिशियली रेडियस इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, ठीक है। तो इनिशियली का मतलब देखो, इनिशियली का मतलब टाइम कितना यहाँ पर, क्योंकि t और r में रिलेशन निकालना है, टाइम कितना है 0, तो r कितनी है यहाँ पर हमारी 3। तो पुट इन 2। तो इससे हमारे पास कुछ देखो कुछ आएगी किसकी वैल्यू, तो 4/3 πr की जगह पर 3 का क्यूब, k t की वैल्यू 0 + c, तो विच एम्प्लाइज 4/3 π 3 की वैल्यू पावर 3 कितना आएगा 27। अब इसको आप कट कर देना, 3 9s k × 0 0 + c, विच एम्प्लाइज c = 9 4 36 π,
ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू आ गई। अगेन पुट इन टू, इसको 2 में पुट कर लो, तो अगेन कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू के टी प्लस 36 पाई। लो, हमारा जो C की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। अब कौन सी रहेगी, K। अगर हम K की वैल्यू भी निकाल पाएँ तो हमारे पास डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एट टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, उन्होंने बोला ना आफ्टर 3 सेकेंड्स रेडियस कितनी है 6 यूनिट्स, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 6, पुट इन 3। अब 3 में पुट कर लो इसको, ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो विच एम्प्लाइज 4/3 पाई r की जगह पर 6 की पावर 3 के t की जगह पर 3 प्लस 36 पाई। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो 4/3 पाई, इसको अब ऐसे लिख लो 6 × 6 × 6, यहाँ से भी अब 3 को कॉमन ले लो, k प्लस 12 पाई, ठीक है, 3k 12 3 36। तो ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि इसको मैं इससे कट कर सकता हूँ, ठीक है, और ये 3 भी आप नीचे ले आओ, तो 4 पाई 2 × 6 × 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू k प्लस 12 पाई, ठीक है। तो इसको भी कट कर दो, तो हमारे पास कितना आ गया 6 2 = 12, 12 2 = 24 और 24 4 = 96 पाई, इतना आ गया इज इक्वल टू k प्लस 12 पाई। तो विच एम्प्लाइज k इज इक्वल टू 96 पाई माइनस 12 पाई, तो कितना आ गया 84 पाई। तो k की वैल्यू भी मैंने निकाल ली। अब लास्ट इक्वेशन कौन सी, थर्ड थी, तो पुट इन 3। अब थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, अब थर्ड इक्वेशन थी हमारी ये, ठीक है, तो विच एम्प्लाइज 4/3 पाई r क्यूब 84 पाई, k की वैल्यू 84 पाई। वैसे इसमें हमें एफर्ट्स तो लग रहे हैं बट ये बहुत ईजी है, तो t प्लस 36 पाई। अब देखो ये प्योरली r और t में रिलेशन आ गया हमारे पास। अब पाई से हमें डरना नहीं है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हम अपना आंसर दे सकते हैं। अब उससे पहले अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो थोड़ा सा कर लो, 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ से आप पाई को कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा 84t प्लस 36। अब ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपकी टर्म्स कम हो जाएंगी थोड़ी सी। तो विच एम्प्लाइज 4/3 r क्यूब इज इक्वल टू 84t प्लस 36। अब उन्होंने पूछा क्या ना, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, दे आस्क, जस्ट नोट्स के लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, दे आस्क फाइंड रेडियस आफ्टर t सेकेंड्स, ठीक है, आफ्टर t सेकेंड्स। अब क्योंकि हमारे पास रिलेशन है r और t में, तो रेडियस मुझे फाइंड करनी है, t मुझे कितना फिल करना है, t ही फिल करना है, उन्होंने बोला कि t सेकेंड्स के बाद, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज 4/3 r क्यूब इज इक्वल टू, वैसे तो वही लिख दिया मैंने, चलो ठीक है, इस 3/4 को भी उधर ले जाओ, तो r क्यूब इज इक्वल टू 3/4, ये उधर आके 3/4 बन जाएगा, इंटू 84t प्लस 3/4 को उससे ही मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी कम हो जाएगी। तो 4 2 = 8, 4 1 = 4, 4 9 = 36, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज r क्यूब इज इक्वल टू 63t प्लस 3 9 = 27। तो विच एम्प्लाइज r इज इक्वल टू 63t 27, अब 3 उधर जाके 1/3। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है, और मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ भी आया होगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया
कि वॉल्यूम ऑफ जो सफ़ियर है वो कांस्टेंट रेट पे चेंज कर रहा है। अब जो वॉल्यूम है हमारा, वॉल्यूम ऐसे ऐसे इंक्रीज कर रहा है, वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, उन्होंने बोला है। तो dv/dt लिखा क्योंकि v इज़ चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू t। उन्होंने बोला कांस्टेंट रेट, मतलब इसकी जो रेट है जो चेंज कैसे हो रहा है कांस्टेंट रेट पर, मतलब एक ही स्पीड में उसमें हवा जा रही है। तो इसको मैंने के लिखा, वेरिएबल्स को सेपरेट किया, इंटीग्रेट कर लिया। अब उसके बाद जब हमारे पास v और t में हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, v और t में हमारे पास शायद कुछ ऐसी इक्वेशन आई थी, v इज इक्वल टू के टी प्लस सी। बट मुझे r और t में रिलेशन चाहिए एक सिंपल सा, तो मैंने v की वैल्यू फिल की 4/3 पाई आर क्यूब, आपको पता है सफ़ियर का वॉल्यूम। तो वहाँ से मेरे पास 3 कंडीशन गिवन थी। स्टार्टिंग में रेडियस 3 थी तो मेरे पास c की वैल्यू आई, उसके बाद 3 सेकंड के बाद रेडियस 6 थी तो मेरे पास k की वैल्यू आई। सभी को फिल किया, हमारे पास हमारा रिलेशन आ गया, ये वाला मान लो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा जो था उसकी मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली।